शासक और इतिवृत्ति, मुगल दरबार। शासक, इतिवृत्ति, मुगल दरबार, ये जो वाक़या या ये जो बातें हैं ये मूलतः 16वीं 17वीं शताब्दी की हैं। तो इस अध्याय में हम विशेष रूप से 16वीं 17वीं शताब्दी के बारे में जो कुछ बातें करने जा रहे हैं। इस अध्याय का मूल विषय है इतिवृत्ति, अर्थात इतिहास का विवरण, उसके स्रोत आदि आदि। मुगल काल की यदि बात करें तो मुगल काल बहुत लंबा काल था। 1526 से लेके 1857 तक के काल को हम मुगल काल कहते हैं, जो बड़ा दीर्घ काल है, एक लंबा समय है। और उसके साथ ही एक ऐसा समय है जब हम कह सकते हैं कि भारत इस काल के समाप्त होते होते एक तरीके से आधुनिक इतिहास की दहलीज पर आ खड़ा होता है। याद रखेंगे, मैं कह रहा हूँ मुगल काल के समाप्त होते होते। प्रारंभ में मुगल काल जो है वह अपने पूर्व के काल से कई मायनों में अलग हो चला। ये वो काल है जब वह समय है जब इसने कई शासक दिए जिनके बारे में हम जानते हैं और जानेंगे आगे। पर इसके अलावा इस समय की, ये 2 शताब्दियों की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। पूर्व के इतिहास से हमको बिल्कुल अलग करता है कई मायनों में, चाहे राजनीतिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और इसके साथ ही साथ सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल पुराने से बिल्कुल भिन्न हो चलता है और एक मायने में आधुनिकता की ओर बढ़ता है। एक नए ढंग का नक्शा भारत का इस काल में सामने आता है। इस काल के जो शासक थे, राजा थे, ये अपने को मूल रूप से परम शक्ति, ईश्वर, अल्लाह, इनके द्वारा मानो भेजे गए हों, इनके द्वारा निर्दिष्ट किए गए हों, ऐसा ये लोग मानते थे। और ये इनके इसी मानने का परिणाम है कि इन्होंने सुनिश्चित किया कि जनता तक यह विश्वास पहुँचे, जनता भी इस बात को माने कि हम ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से ऐसे इतिवृत्तांतों का लेखन करवाया, लेखन किया, जिसमें उस काल के बारे में विस्तार से दिया गया है। दूसरे शब्दों में इतिवृत्त का इतना होना, इतनी प्रचुर मात्रा में इस काल में होना, उसके पीछे मुख्य कारण है मुगल सम्राटों द्वारा यह सोच कि हम ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, इस सोच को जनता तक पहुंचाकर उनमें यह भावना प्रबल करना कि हाँ, ये लोग ईश्वर प्रदत्त हैं। कुल 6 शासक हुए मुगल काल में। हर शासक के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इन शासकों ने, इनमें से कुछ ने अपनी आत्मकथाएं लिखी और कुछ ने तो अपने दरबारी इतिहासकारों के माध्यम से तत्कालीन इतिहास का विवरण लिखवाया। तो इस प्रकार दोनों तरह के इतिवृत्त, इतिहास के विवरण हमें इस काल में मिलते हैं। इतिहास निर्माण में ये जो ग्रंथ हैं, ये जो पुस्तकें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन्हीं इतिवृत्तों के माध्यम से ही हमें इस काल के इतिहास को पुनर्निर्मित करने में, इतिहास के इस काल के निर्माण को इतिवृत्त करने में हमें बड़ी मदद मिलती है। और तो और कई जो भ्रांतियां हैं
वह भी इन ग्रंथों को पढ़ने से, इनके गहन अध्ययन से स्पष्ट होती हैं। उदाहरण के लिए औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि वह बड़ा धर्मांध शासक था, यानी कट्टर मुस्लिम था। लेकिन जब इस तत्कालीन ग्रंथों का अध्ययन किया गया इतिहासकारों के द्वारा, विद्वान इतिहासकारों के द्वारा, तो एक दूसरी भावना सामने आई और ये स्पष्ट हुआ कि वह धर्मांधता का उपयोग मात्र केवल साम्राज्य विस्तार के लिए करता था, लेकिन वास्तव में वह वैसा नहीं था जैसा अभी तक औरंगजेब को इतिहास में बताया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इतिवृत्तों की महत्ता इतिहास पुनर्निर्माण, इन तत्वों को नवीन व्याख्या और आने वाले समय के शोधों के लिए भी, शोध के कार्यों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त में ये बात तो हुई इतिवृत्त की, उसकी महत्ता की। इस तरह ये जो इतिवृत्ति हैं वो इतिहास के पुनर्निर्माण में, ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या में और साथ ही शोध में हमारी बहुत मदद करते हैं। इतिवृत्ति की यही बहुत बड़ी महत्ता है। मुगल शासकों से संबंधित कुछ जो स्रोत हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और जिनके आधार पे मुगल कालीन इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ है, वे कुछ इस तरह हैं। जैसे बाबर 1526 से 1530 तक उसने शासन किया, उसके लिए इतिहास का जो स्रोत है वह है बाबरनामा, जिसे तुजुकी बाबरी भी कहते हैं, और उसके रचयिता लेखक स्वयं बाबर ही थे। संस्थापक, मुगल संस्थापक बाबर के बाद हुमायूं आए। 1530 से 1540 तक का उनका शासन का काल है। उसमें हुमायूं नामा मुख्य ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं गुलबदन बेगम। मुगल काल के जो सबसे बड़े सम्राट, सबसे प्रसिद्ध महान अकबर, 1556 से 1605 यानी लगभग 50 वर्ष का शासन। इसके काल के विवरण के लिए हमारे पास एक से ज्यादा स्रोत हैं। उदाहरण के लिए अकबरनामा, जिसको लिखा है अबुल फजल ने, और अकबरनामा एक बहुत अलग ढंग की किताब है, अलग ढंग का स्रोत है, क्योंकि उसमें आंकड़ों का अपार भंडार है। दूसरी पुस्तक तबकात अकबरी, जिसके लेखक थे निजामुद्दीन अहमद, और तीसरी पुस्तक अकबर काल के लिए ही मुंतखब उल तवारिक, रचयिता अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के बाद हम आते हैं अगले शासक जहांगीर पर, जिसने 1605 से 1627 तक शासन किया, लगभग 22 वर्ष, और उसकी पुस्तक है जिसको स्वयं जहांगीर ने लिखा, वह है तुजुक-ए-जहांगीरी। दूसरी पुस्तक, दूसरा ग्रंथ, दूसरी ऐतिहासिक स्रोत इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी, जिसे मोतमिक खां बख्शी ने लिखा है। शाहजहां का काल 1628 से 1658, और उस काल में पादशाहनामा नाम से पुस्तक, नाम से ग्रंथ दो लोगों द्वारा लिखा गया। पादशाहनामा के रचयिता मोहम्मद अमीन कज़वीनी और दूसरी पादशाह नामक ऐतिहासिक स्रोत के लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी। अंत में हम आते हैं औरंगजेब पर, जो मुगल काल का, मुगल शासन का अंतिम मुख्य सम्राट था। इसका काल भी लगभग 50 साल का रहा, 1658 से 1707। पुस्तक का नाम आलमगीर नामा, और जिसके रचयिता हैं काजिम शिराजी, और मुंतखब उल लुआब, लेखक का नाम खाफी खान। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस काल के बहुत सारे ग्रंथ हमें ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मदद करते हैं। इस काल की सूची को यदि आप गौर से देखें तो पाएंगे कि बीच में
1540 से 1556 का एक अंतराल है, एक गैप है जिसका कोई जिक्र नहीं है। असली बात तो यह है कि 1540 से 1556 सूरी शासन का था, सूरी वंश का शासन था, और उसमें 5 साल यानी 1540 से 1545 शेर शाह सूरी का शासन काल था, जो वास्तव में असली शासन था। इस अवधि में सूरी काल का शासन रहा और शेर शाह सूरी हुमायूं को पराजित कर, हुमायूं को निर्वासित कर, हुमायूं को एक तरीके से देश निकाला करके उसने शासन किया। यद्यपि वो केवल 5 साल शासन किया, लेकिन हुमायूं भी ऐसा था कि 1555 में वह भारत में पुनः वापस आया और उसने तत्कालीन सम्राट को, तत्कालीन राजा को पराजित करके मुगल सत्ता पुनः स्थापित की। अहमद यादगार की जो पुस्तक है, तारीख है सलातिनी अफगाना, तारीख ए सलातिनी अफगाना, अफगान सुल्तानों की पुस्तक, उसमें इस काल का, सूर के वंश का, सूर वंश के 15 साल का इतिहास मिलता है। और इस अध्याय में हम मूलतः इन्हीं इतिवृत्तों के आधार पर मुगल दरबार, मुगल प्रशासन और उसके कुछ अन्य पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये उठता है कि जो इतने सारे जो धार्मिक या ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं तत्कालीन शासन के, इनकी पांडुलिपियां कहाँ हैं या पांडुलिपियां हैं भी कि नहीं। सच्चाई तो ये है कि बाबरनामा आज विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है, उसका एक भाग इंग्लैंड लंदन में, उसका एक भाग दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है पांडुलिपि के रूप में, मूल प्रति के रूप में, और कुछ हिस्सा ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। अकबरनामा जैसे अबुल फजल ने लिखा है, उसकी मूल प्रति, उसकी पांडुलिपि लंदन में पुनः विक्टोरिया अल्बर्ट हॉल में ही है। और इसका जो तीसरा भाग है, जिसे आईने अकबरी कहते हैं, अबुल फजल ने जो लिखा है और तत्कालीन मुगल इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित इतिवृत्ति है, वह अपने मूल रूप में आज हजारद्वारी महल मुर्शिदाबाद में है, बंगाल में है। शाहजहां की काल की जानकारी जिन पुस्तकों में मिलती है, पातशाहनामा, बादशाहनामा, इसमें बादशाहनामा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा विस्तृत है और ज़्यादा चित्रित है। इसकी पांडुलिपि 1799 में अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज III को भेंट कर दी। और आज ये जो पांडुलिपि है बादशाहनामा की, वो विंडसर कासल यानी महल, वहाँ की रॉयल लाइब्रेरी में है और इसीलिए इसे विंडसर बादशाहनामा कहा जाता है, उस नाम से बुलाया जाता है। इसी के एक पांडुलिपि खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है, जो वर्तमान बिहार भारत में स्थित है। तो समझने की बात यह है कि इन पांडुलिपियों की महत्ता को समझते हुए तत्कालीन शासकों ने, तत्कालीन राजाओं ने इसे उचित जगह पर अपना स्थान दे दिया था। इतिवृत्त क्या है? कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य ने कहा है कि इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान एवं अर्थशास्त्र, ये सब इतिवृत्त का हिस्सा हैं। ये सब आते हैं, पुराण भी आएंगे,
उसके साथ ही आख्यान भी आएंगे और अर्थशास्त्र भी उसके अंतर। गिरिजा शंकर प्रसाद जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करते थे और किसी समय में एक लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार के रूप में उनकी सब बातें सही मानी जाती थी। उन्होंने कहा है कि इतिवृत्त उस जीवन चरित या वंश चरित को कहते हैं जिसमें जो लेखन है या जो लेखक है वह राजकीय स्रोतों का उपयोग करता है, राजकीय अभिलेखों का उपयोग करता है, प्रशस्तियों का उपयोग करता है और इन प्रशस्तियों, अभिलेखों और अन्य एविडेंस के आधार पे वह सत्य के निकट पहुंचने की कोशिश करता है। यदि हम गिरिजा शंकर प्रसाद की यह बात को सही माने तो ये बात स्पष्ट है कि सत्य के निकट यदि पहुंचना है इतिहासकार को तो उसे कम से कम अलंकृत भाषा का उपयोग करना होगा, न्यूनतम करना होगा, उसमें अलंकार कम होंगे, उसमें कल्पना की उड़ान कम होगी और सच्चाई और वास्तविकता से निकट होने की कोशिश की जाएगी। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो गिरिजा शंकर स्वयं बाण भट्ट की हर्षचरित और उसके अलावा कलहन की राज तरंगिनी इनको इतिवृत्त की श्रेणी में मानते हैं। बाण भट्ट की हर्षचरित और कलहन की राज तरंगी को इतिवृत्त की श्रेणी में रखते हैं। राज तरंगिनी जो है वह शासन वंशीय इतिवृत्त है, यानी शासन के बारे में विस्तार से इसमें लिखा गया है राज तरंगिनी में, और इसमें प्राचीन लेखों का, राजकीय प्रलेखों का आधार लेते हुए तथ्यों को सामने रखा गया। इसीलिए गिरिजा शंकर मिश्र के अनुसार कलहन की राज तरंगिनी अधिक संतुलित है। बाण की तुलना में, बाण के ग्रंथ की तुलना में कलहन की राज तरंगिनी इतिवृत्त के रूप में ज़्यादा उचित मानी जाएगी, ज़्यादा संतुलित मानी जाएगी। मुगल काल में भी जो सम्राट लोग थे उन्होंने दरबारी इतिहासकारों को लिखने का काम दिया, यानी शासकीय स्तर पर भी उन्होंने ऐसे कार्य के लिए अपने दरबारियों को चिन्हित किया और उनसे अपेक्षा की कि वे इनके काल का वर्णन करते हुए ग्रंथ लिखें। यद्यपि इन दरबारी इतिहासकारों ने शासक की प्रशंसा ही की है, लेकिन साथ ही मुगल दरबार की जो सच्चाइयाँ हैं, उसकी जो तथ्यपरक जानकारियाँ हैं वो दी हैं, जो हमारे लिए बड़े काम की हैं और सच्चाई से काफ़ी निकट हैं। इन इतिवृत्तों को जो हम कहते हैं, ऐसे ग्रंथों को, इनके द्वारा जो घटनाओं का जो वर्णन किया गया है वो बड़ा कालानुक्रमिक है, यानी एक के बाद एक क्रमवार उन्होंने इसका विवरण लिखा है, जो इतिहास की दृष्टि से बहुत आवश्यक है और ऐसे ग्रंथों को बहुत महत्वपूर्ण भी बनाता है। अंग्रेजी में मुगल कालीन इतिहास लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की शैली को क्रॉनिकल का नाम दिया। क्रॉनिकल, CHRONICAL। ये अंग्रेजों के द्वारा ऐसे इतिहास की पुस्तकों को नाम दिया गया जैसे अकबरनामा, इकबाल नामा जहांगीरी और पादशाहनामा। मुगल काल के प्रमुख इतिवृत्त माने जा सकते हैं, उनको मेन मुख्य पुस्तकें कहा जा सकता है। मुगल कालीन इतिहास के निर्माण में ये जो इतिवृत्तियां हैं जिनका जिक्र मैंने पूर्व में किया है, ये एक तरीके से अपरिहार्य हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें तथ्यात्मक जानकारियाँ, इन्हीं से हमें विस्तृत जानकारियाँ और सत्य से काफ़ी निकट हुई जानकारियाँ हमें मिलती हैं। मुगल शासन के समय के जो घटनाक्रम हैं, दरबार की छोटी से छोटी सूचनाएं, उन्हें उचित रूप से इन इतिवृत्तों में समाहित किया गया है। इनके लेखन का जो मुख्य उद्देश्य था ये भी था कि शासक वर्ग के
द्वारा जो आदेश निकाले गए, शासक वर्ग के द्वारा समय समय पर राज्य में लागू करने वाले जो कानून निकाले गए, इन मूल पाठों का संप्रेषण भी इसमें था। तो इस प्रकार ये इतिवृत्त हमें उस काल की शाही विचारधारा, पहली बात, दूसरा दरबारी गतिविधियां, तीसरा अत्यंत व्यक्तिगत जानकारियां, और चौथा शाही आदेश, शाही प्रशासन की जानकारियों से हमें अभिज्ञ कराते हैं, अवगत कराते हैं। निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि ये मुगल कालीन इतिवृत्ति उस समय के इतिहास लेखन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं।